टीचर अहलियती इम्तिहान की तैयारी करने वाले असातिज़ा के लिए एक बहुत ही अहम ऐलान है। खास तौर पर उन असातिज़ा के लिए जो आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में तेलंगाना की उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने एक बहुत मददगार कदम उठाया है। उन्होंने एक मालूमाती वीडियो गाइड तैयार किया है ताकि नोटिफिकेशन के अमल में आसानी हो। इस वीडियो का मकसद साफ है, खास तौर पर आंध्र प्रदेश के टीचर्स और ट्रेनी टीचर्स के लिए। ये गाइड नोटिफिकेशन की अहम तफसीलात समझने में मदद करता है, खुसूसन बाहर की रियासत के उम्मीदवारों के लिए। चलिए अब देखते हैं कि आगे के इक़दाम क्या हैं। एक्शन प्लान बहुत सीधा है। वीडियो देखें, अपनी राय दें और आखिर में सरकारी नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि सबसे मुस्तनिद मालूमात कहाँ से मिलेंगी। याद रखें, मुकम्मल और हतमी रहनुमाई के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन ही असल जरिया है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक काफ़ी अहम सरकारी हुक्मनामे पर बात कर रहे हैं। ये GOMS नंबर 36 है जो 23 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ। ये ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश टीचर अहलियती इम्तिहान यानी AP टेट से मुताल्लिक़ है। तो अगर कोई आंध्र प्रदेश में पहली से 8वीं जमात तक पढ़ाना चाहता है तो ये गुफ्तगू उनके लिए बहुत अहम होने वाली है। हमारा मकसद यही है कि इस हुक्मनामे को, इसकी बारीकियों को समझा जाए, है ना? जी बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये हुक्मनामा कोई अलग चीज़ नहीं है। ये असल में राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE 2009 और NCTE जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, उनके बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा है। अच्छा। और एक और बात जो इसे ज़्यादा अहम बनाती है वो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है, सोल अपील 1385/2025। इस फैसले की वजह से अब ये टेस्ट देखें ना सिर्फ नए उम्मीदवारों बल्कि कुछ पहले से जो मुलाजिमत में हैं उन असातिज़ा के लिए भी लाजमी हो गया है। ओह, तो ये तो काफी बड़ी तब्दीली है। मतलब पहले से पढ़ा रहे असातिज़ा भी अब इसके दायरे में आ गए? जी हाँ, सब नहीं लेकिन कुछ मखसूस असातिज़ा। क्यों है? क्या ये सिर्फ एक आप कहें खानापुरी है? नहीं, खानापुरी बिल्कुल नहीं। देखें, RTE एक्ट और NCTE के जो रहनुमा उसूल है ना, उनका मकसद बड़ा वाज़ेह है। वो ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि हर वो उस्ताद जो क्लासरूम में जा रहा है पहली से 8वीं तक, वो कम से कम एक बुनियादी मेयार पर पूरा उतरे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, अमदादी हो या गैर अमदादी, सबके लिए TT पास करना जरूरी है। ठीक। और जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो उन बरसरे मुलाजमा असातिज़ा को भी शामिल कर लिया जो RTE नाफिज होने से पहले यानी 2009 से पहले भर्ती हुए थे। शर्त यह है कि 1 सितंबर 2025 तक उनकी रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा का अरसा बाकी हो। उनके लिए जो अमूमी अहलियत के मेयार है ना, उनमें कुछ रियायत दी गई है, लेकिन टेस्ट तो पास करना ही होगा। अच्छा, तो ये वाकई अब एक तरह से कौमी पैमाना बन गया है तदरीसी मेयार को यकीनी बनाने का? बिल्कुल, आप कह सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर जो उम्मीदवारों के जहन में होता है, अहलियत क्या है? कौन ये इम्तिहान दे सकता है? तफसीलात तो यकीनन बहुत होंगी, लेकिन जरा मोटी मोटी बात समझा दें। जी, आपने ठीक कहा, तफसीलात तो काफ़ी हैं, मगर बुनियादी ढांचा समझना ज़रूरी है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि 2 अहम पेपर्स हैं। पेपर 1 जो पहली से 5वीं जमात के लिए है और पेपर 2 6ठी से 8वीं के लिए। ठीक है। अब पेपर 1 के लिए चाहे वो आम स्कूलों यानी 1A का हो या स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूलों 1B का, उम्मीदवार को आमतौर पर 12वीं जमात यानी इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए और इसमें कम से कम 50% नंबर हों। अलबत्ता जो रिजर्व कैटेगरीज हैं SC, ST, BC, PWBD, उनके लिए ये शर्त 45% है। और तालीम के साथ कोई ट्रेनिंग भी? जी हाँ, बिल्कुल। इसके साथ मुताल्लिका टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा लाजमी है, जैसे 2 साला DELD यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या अगर स्पेशल एजुकेशन है तो 2 साला DED स्पेशल एजुकेशन में। कुछ और मुतबादिल भी हैं, जैसे 4 साला BLED या RCI से मंजूर शुदा दूसरे स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज। RCI यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा, और आप कह रहे थे कि वक्त के साथ म्यार बदले भी हैं? जी, एक छोटा सा नुक्ता है। अगर किसी ने अपनी अहलियत 2011 से पहले मुकम्मल की थी तो उनके लिए इंटरमीडिएट में नंबरों की शरह थोड़ी कम थी। जनरल के लिए 45% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। तो उम्मीदवार को अपनी अहलियत का साल देखकर म्यार चेक करना होगा। समझ गई। ये तो हुई पेपर 1 की बात। अब पेपर 2 यानी 6ठी से 8वीं जमात के लिए क्या शराइत है?
पेपर 2 के लिए चाहे वो रेगुलर स्कूल 2A हो या स्पेशल 2B, बुनियादी तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है और इसके साथ बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन या इसके बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए। जैसे 4 साला इंटीग्रेटेड डिग्रियां होती हैं, BA एड या BSc एड या BE LEd या फिर स्पेशल एजुकेशन में बीएड। और नंबरों की शर्त यहाँ भी है? जी हाँ, ग्रेजुएशन में भी वही, उमूमन 50% नंबर और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 45%। एक और रास्ता है पोस्ट ग्रेजुएशन के जरिए। अगर किसी के पास कम से कम 55% नंबर हो, रिजर्व के लिए 50% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है और साथ में 3 साला इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो वो भी अहल हैं। और जुबान के असातिज़ा के लिए कुछ खास? हाँ, जुबान के असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने ग्रेजुएशन में वो मुताल्लिका जुबान एक मजमून के तौर पर पढ़ी हो, या ओरिएंटल लैंग्वेज में बैचलर किया हो, या लिटरेचर में ग्रेजुएशन हो, या उसी जुबान में पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और साथ में बीएड या लैंग्वेज पंडित ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो। नंबरों का मयार वही रहेगा। ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन पेपर 2B के लिए? पेपर 2B यानी स्पेशल एजुकेशन क्लास 6 से 8वीं तक के लिए या तो बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ वही 50 से 45% नंबरों की शर्त, या फिर अगर जनरल बीएड है तो उसके साथ RCI से मंजूर शुदा कोई स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अहलियत की शरायत तो काफ़ी वाज़ेह हो गई। एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये कि जो तलबा अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, ये एक अहम सहूलत दी गई है। जो उम्मीदवार अपने मुताल्लिका कोर्स यानी DLEd हो या बीएड या कोई और उसके आखिरी साल या आखिरी सेमेस्टर में है, वो APTT का इम्तिहान दे सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि टेट पास करने के बाद भी जब असल टीचर भर्ती का टेस्ट TRT होगा, उस वक्त तक उन्हें अपना कोर्स कामयाबी से मुकम्मल करना होगा और उसका सबूत देना होगा। और जाहिर है कोर्स मंजूर शुदा होना चाहिए? बिल्कुल, तमाम कोर्सेज का NCTE या RCI जो भी मुताल्लिका बॉडी है उससे मंजूर शुदा होना लाजमी शर्त है। इसकी साख्त क्या होगी? इम्तिहान का तरीका अब जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी CBT। उम्मीदवार कंप्यूटर स्क्रीन पर सवालात देखेंगे और वहीं जवाब देंगे। यानी OMR शीट वाला निज़ाम नहीं? जी नहीं, अब वो नहीं है। सब कुछ कंप्यूटर पर होगा और सारे सवालात मल्टीपल चॉइस होंगे यानी MCQs। हर सवाल के नीचे 4 या 5 ऑप्शंस होंगे। एक सही जवाब मुंतखब करना होगा। हर सवाल का 1 नंबर होगा। और एक अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत जवाब पर नंबर कटेंगे नहीं। अच्छा, ये तो उम्मीदवारों के लिए राहत की बात है। और कुल कितने पेपर होंगे और वक्त कितना मिलेगा? जैसा पहले बताया, 2 पेपर्स हैं। पेपर 1 क्लास 5 से लेकर 5 तक और पेपर 2 क्लास 6 से लेकर 8 तक। दोनों ही पेपर्स में 150 सवालात होंगे यानी 150 MCQs, और हर पेपर को हल करने के लिए 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें कौन कौन से मज़ामीन या हिस्से होंगे? पेपर 1 में कुल 5 हिस्से होंगे और हर हिस्से के 30 सवालात होंगे यानी कुल 150 सवाल। पहला हिस्सा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बच्चों की नफ्सियात और पढ़ाने के तरीके। अगर पेपर 1 भी स्पेशल एजुकेशन है तो उसमें स्पेशल नीड्स वाले बच्चों पर ज्यादा फोकस होगा। दूसरा हिस्सा है जुबान आय। ये उम्मीदवार खुद मुंतखब करेगा, जैसे तेलुगु, उर्दू, हिंदी, तमिल वगैरह, अपनी तालीमी पस मंजर की बुनियाद पर। तीसरा हिस्सा है जुबान 2 जो कि अंग्रेजी है और ये सबके लिए लाजमी है। और बाकी 2? चौथा हिस्सा रियाजी यानी मैथमेटिक्स और 5वां हिस्सा माहौलियाती मुतालिया यानी एनवायरमेंटल स्टडीज। CDP का जो निसाब है वो प्राइमरी सतह यानी DLEd के मुताबिक होगा, जबकि रियाजी और माहौलियाती मुतालिया का मवाद तो 3री से 8वीं जमात का होगा, लेकिन सवालात की जो मुश्किल सतह है वो 10वीं जमात तक भी जा सकती है। इन दोनों हिस्सों में भी तकरीबन 24 सवाल तो मवाद पर मबनी होंगे और 6 सवाल पढ़ाने के तरीके यानी पेडागोजी पर होंगे। समझ गई। और पेपर 2 की साख्त इससे मुख्तलिफ होगी? जी, थोड़ी मुख्तलिफ है। पेपर 2 में पहले 3 हिस्से तो वही हैं, बस उनका लेवल बढ़ जाएगा। यानी CDP होगी लेकिन वो सेकेंडरी सतह बीएड के निसाब के मुताबिक। जुबान आय होगी इख्तियारी, इसमें संस्कृत का ऑप्शन भी है, और जुबान 2 अंग्रेजी लाजमी।
ये तीनों हिस्से 30-30 नंबर के। तो कुल 90 नंबर हो गए, बाकी 60 नंबर कहाँ से आएंगे? वो आएंगे चौथे हिस्से से, जो कि 60 नंबर का होगा, और ये उम्मीदवार की स्पेशलाइजेशन पर मुनहसर करेगा। अगर कोई रियाजी या साइंस का उस्ताद बनना चाहता है पेपर 2A, तो उसे रियाजी और साइंस के 60 सवाल करने होंगे। अगर कोई सोशल स्टडीज का उस्ताद बनना चाहता है पेपर 2A, तो उसका चौथा हिस्सा सोशल स्टडीज का होगा। इसी तरह जुबान के असातिज़ा पेपर 2A के लिए चौथा हिस्सा उनकी मुंतखब करदा जुबान तेलुगु, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश वगैरह पर होगा। और जो स्पेशल एजुकेशन के उम्मीदवार हैं पेपर 2B, उनके लिए ये 60 सवालात माजूरी की मखसूस कैटेगरीज और उनकी तदरीस के तरीकों पर मबनी होंगे। निसाब की गहराई के बारे में क्या ख्याल है पेपर 2 के लिए? यहाँ निसाब 6ठी से 10वीं जमात की किताबों पर मबनी होगा, लेकिन सवालात की मुश्किल की सतह इंटरमीडिएट यानी 12वीं जमात तक की हो सकती है। अच्छा, ये एक अहम बात आपने जियो के में नोट की थी, तनकीदी सोच, तख्लीकी सोच और तज्जियाती सोच को जांचने पर जोर। ये रिवायती इम्तिहानात से हटकर है। इसका क्या मतलब है अमली तौर पर? जी हाँ, ये वाकई एक बहुत अहम और मुस्बत तब्दीली है। इसका मतलब ये है कि अब इम्तिहान सिर्फ ये नहीं देखेगा कि उम्मीदवार को हक़ाइक़ कितने याद हैं, यानी रट्टा कितना लगाया है, बल्कि ये जांचा जाएगा कि वो मालूमात को समझकर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाइल का तज्जिया कैसे करते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से कैसे सोचते हैं और नई सूरत हाल में इल्म का इतलाक़ कैसे करते हैं। ये आजकल की तदरीस के लिए बहुत ज़रूरी महारतें हैं। तो उम्मीदवारों को तैयारी कैसे करनी चाहिए इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, मशवरा यही दिया गया है कि सिर्फ गाइड बुक्स पर भरोसा ना करें, बल्कि रियासत की जो निसाबी किताबें हैं 3री से 10वीं जमात तक की, ख़ास तौर पर तालीमी साल 2025-26 की, उनका गहराई से मुतालिया करें। और साथ ही DELED और BEd की जो मुस्तनद किताबें हैं, जैसे तेलुगु एकेडमी या SCERT की शाया करदा, उनको भी देखें। और पढ़ते हुए सिर्फ याद करने पर नहीं, बल्कि समझने और सोचने पर जोर दें। ये तो वाकई मुस्तकबिल की क्लासरूम की तरफ इशारा है। अच्छा, अब ये बताएं कि इस इम्तिहान को पास करने के लिए कम से कम कितने नंबर दरकार है? पासिंग मार्क्स मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए अलग अलग हैं। कल 150 नंबरों का पेपर है, तो जनरल कैटेगरी OC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के उम्मीदवारों को कम से कम 60% नंबर लाने होंगे, यानी 150 में से 90 नंबर या उससे ज्यादा। बैकवर्ड क्लास के लिए ये शर्त 50% है, यानी 75 नंबर या ज्यादा। और शेड्यूल्ड कास्ट SC, शेड्यूल्ड ट्राइब ST, माजूर अफराद PWD और साबिक फौजी एक्स सर्विसमैन के लिए ये 40% है, यानी 60 नंबर या उससे ज्यादा। यहाँ PWD की तारीफ में कम से कम 40% माजूरी शामिल है और समाज से महरूमी के लिए कुछ मखसूस डेसिबल लेवल्स भी बताए गए हैं। ठीक है, और जो उम्मीदवार कामयाब होंगे उन्हें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, और इसकी कोई मुद्दत मियाद भी होगी? कामयाब उम्मीदवारों को जो सर्टिफिकेट या मार्क्स मेमो मिलेगा, वो अब डिजिटल फॉर्मेट में होगा। ये APTET की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा और डिजी लॉकर में भी दस्तयाब होगा। और सबसे अहम बात जो आप पूछ रही थी, उस सर्टिफिकेट की मियाद ताहयात लाइफ टाइम होगी। ताहयात, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। मतलब एक बार पास कर लिया तो हमेशा के लिए कारामद? जी हाँ, जब तक कि मुस्तकबिल में NCTE खुद अपने कवानीन में कोई तब्दीली ना कर दे, तब तक ये ताहयात ही रहेगा। ये उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और है, क्या सिर्फ टेट पास करना ही काफ़ी है, या जब असातिज़ा की भर्ती होगी तो उसमें इस टेट के स्कोर का भी कोई किरदार होगा? ये बहुत अहम नुक्ता है। देखें, टेट पास करना तो लाजमी अहलियत है, उसके बगैर आप भर्ती के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसके स्कोर की भी अहमियत है। जब रियासती हुकूमत टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट TRT मुनक्किद करेगी, तो हतमी मेरिट लिस्ट बनाते वक्त APTET के स्कोर को 20% वेटेज दिया जाएगा। अच्छा, 20%? जी, बाकी 80% वेटेज खुद TRT के तहरीरी इम्तिहान का होगा। तो मतलब ये हुआ कि टेट में सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि अच्छे नंबर लाना भी आपकी पोजीशन को बेहतर बना सकता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि टेट पास करना नौकरी की गारंटी नहीं, ये सिर्फ अहलियत का एक मेयार है, लेकिन अहम मेयार है। ठीक है, तो अब ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग इम्तिहान नहीं रहा, बल्कि मेरिट में भी इसका हिस्सा है।
اب ذرا اس بات پر آتے ہیں کہ یہ امتحان منعقد کیسے کیا جائے گا. اتنا بڑا امتحان ہے، لاکھوں امیدوار ہوتے ہوں گے، شفافیت کیسے یقینی بنائی جائے گی؟ جی، حکومت نے اس کے لیے کئی انتظامات کا ذکر کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اے پی ٹیٹ سال میں کم از کم ایک بار ضرور منعقد کیا جائے گا اور امیدوار جتنی بار چاہیں امتحان دے سکتے ہیں. کوششوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ بھی اچھی بات ہے. دوسری بات، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یہ CBT یعنی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا. اس کا ایک بڑا فائدہ شفافیت ہے. انسانی عمل دخل کم ہو جاتا ہے، غلطیوں کا امکان کم رہتا ہے. امتحان کے پورے عمل کے لیے درخواستیں وصول کرنے سے لے کر امتحانی مراکز کے انتخاب، ہال ٹکٹس جاری کرنے، امتحان لینے اور نتائج تیار کرنے تک ایک بیرونی ایجنسی کی خدمات حاصل کی جائیں گی. اور امتحانی مراکز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ معیار کے ہوں گے، جیسے قومی سطح کے امتحانات JEE یا CAT وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی امیدوار غلط طریقوں کا استعمال کرے، نقل وغیرہ؟ اس معاملے میں پالیسی بہت سخت ہے. زیرو ٹالرنس. اگر کوئی امیدوار نقل کرتے ہوئے یا کسی بھی قسم کی بے ضابطگی میں ملوث پایا گیا تو اسے نہ صرف امتحان سے نکال دیا جائے گا بلکہ اسے آئندہ 3 APTET امتحانات کے لیے نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آندھرا پردیش پبلک ایگزامینیشن پریونشن آف مال پریکٹس اینڈ انفیئر مینز ایکٹ 1997 کے تحت قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. یہاں تک کہ اگر امتحانی عملے میں سے کوئی غفلت یا ملی بھگت کا مرتکب پایا گیا تو اس کے خلاف بھی تادیبی کارروائی ہوگی. یہ تو سخت اقدامات ہیں. ایک اور مسئلہ جو اکثر آن لائن امتحانات میں آتا ہے وہ یہ کہ امتحان کئی دنوں اور کئی شفٹوں میں ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی شفٹ کا پرچہ آسان ہو، کسی کا مشکل. اس سے تو نتیجہ متاثر ہو سکتا ہے. آپ کا خدشہ بالکل بجا ہے اور اس کا حل بھی جیو میں بتایا گیا ہے. اس کے لیے ایک معیاری نارملائزیشن فارمولا استعمال کیا جائے گا. اس فارمولے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ مختلف شفٹوں میں سوالات کی مشکل کی سطح میں جو فرق ہوتا ہے اسے ریاضیاتی طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکے تاکہ تمام امیدواروں کے سکورز کا موازنہ منصفانہ بنیادوں پر ہو. یہ اب ایک سٹینڈرڈ پریکٹس بن گئی ہے. اچھا، نارملائزیشن ٹھیک ہے. اور اگر امتحان کے بعد امیدواروں کو لگے کہ کوئی جواب غلط دیا گیا ہے کی میں، کیا وہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کا بھی ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے. امتحان کی تمام شفٹیں مکمل ہونے کے بعد ایک ابتدائی جوابی کیل یعنی انیشل کی جاری کی جائے گی. امیدواروں کو ایک مخصوص مدت دی جائے گی جس کے اندر وہ اپنے اعتراضات اگر کوئی ہوں ثبوت کے ساتھ آن لائن جمع کرا سکتے ہیں. اس کے لیے شاید کوئی فیس بھی مقرر ہو. ان تمام اعتراضات کا جائزہ پھر ماہرین کی ایک کمیٹی لے گی جو SCERT یعنی اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ تشکیل دے گی. اس کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر حتمی کیل یعنی فائنل کی تیار کی جائے گی اور پھر اسی کی بنیاد پر نتائج کا اعلان ہوگا. اس حتمی کیل پر مزید کوئی اعتراض قابل سماعت نہیں ہوگا. تو یہ پورا عمل کافی منظم لگتا ہے. جی، کوشش یہی کی گئی ہے. اس پورے عمل کی نگرانی کے لیے ایک باقاعدہ ٹیٹ کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس کے چیئرمین کمشنر یا ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن ہوں گے اور روزمرہ کے کاموں کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیٹ سیل بھی قائم کیا گیا ہے. ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ GOO میں کہا گیا ہے کہ اس پورے عمل کے لیے حکومت پر کوئی اضافی مالی بوجھ نہیں پڑے گا. تمام اخراجات ٹیٹ فنڈ سے پورے کیے جائیں گے جو امیدواروں سے لی جانے والی امتحانی فیس سے جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ یہ ٹیٹ کن کن اسکولوں پر لاگو ہوتا ہے؟ کیا صرف سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کو یہ دینا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. RTE ایکٹ کے سیکشن 2N میں جتنے بھی قسم کے اسکولوں کا ذکر ہے یہ ان سب پر لاگو ہوتا ہے. اس میں سرکاری اسکول، ضلع پریشد، منڈل پریشد، میونسپل اسکول تو ہیں ہی، ساتھ میں حکومت سے تسلیم شدہ نجی اسکول بھی شامل ہیں، چاہے وہ امدادی ہوں یا غیر امدادی. البتہ جو نجی غیر امدادی اسکول ہیں انہیں ایک چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ چاہیں تو مرکزی حکومت کا CTET قبول کر لیں یا ریاست کا APTET، ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن جو نجی امدادی اسکول ہیں ان میں اگر کوئی استاد ایسی پوسٹ پر ہے جو منظور شدہ نہیں ہے تو اسے لازمی طور پر APTET ہی پاس کرنا ہوگا. سمجھ گئی. ایک آخری سوال، ان امیدواروں کا کیا ہوگا جنہوں نے 2017 سے پہلے ٹیٹ پاس کیا تھا، جب زبان اور سوشل سٹڈیز کا امتحان شاید ایک ساتھ ہوتا تھا؟
ہاں، یہ ایک مخصوص صورتحال ہے۔ 2017 سے پہلے کچھ مضامین جیسے زبان اور سوشل سٹڈیز کے لیے شاید مشترکہ امتحان ہوتا تھا، لیکن 2017 کے بعد سے خاص طور پر پیپر 2A میں ریاضی، سائنس، سوشل سٹڈیز اور زبانوں کے لیے الگ الگ امتحانات ہو رہے ہیں۔ تو حکم نامے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر ایسے پرانے امیدوار اب کسی مخصوص مضمون مثلاً صرف سوشل سٹڈیز یا صرف کسی زبان کے ٹیچر کی پوسٹ کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو انہیں اب اس مضمون کا متعلقہ پیپر 2A نئے سرے سے پاس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، تو انہیں دوبارہ امتحان دینا پڑ سکتا ہے اپنے اسپیشلائزیشن کے مطابق؟ جی، ایسا لگتا ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو لگتا ہے کہ آندھرا پردیش میں اب ٹیچر بننے کے لیے APTET ایک بہت ہی مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ نہ صرف نئے لوگوں کے لیے لازمی ہے بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کچھ پہلے سے پڑھا رہے اساتذہ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اہلیت کے معیار کافی واضح کر دیے گئے ہیں، امتحان کا طریقہ کار جدید یعنی کمپیوٹر بیسڈ ہے، پاسنگ مارکس مقرر ہے، سرٹیفکیٹ کی میعاد تاحیات ہے اور بھرتی میں بھی اس کا 20% وزن ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور میرے خیال میں جو چیزیں اسے مزید بہتر بناتی ہیں وہ ہے شفافیت کو یقینی بنانے کے اقدامات، جیسے CBT کا استعمال، نارملائزیشن کا فارمولا اور اعتراضات کا ایک منظم طریقہ کار۔ لیکن جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی، سب سے اہم پیش رفت شاید نصاب میں وہ تبدیلی ہے جہاں صرف یادداشت کو نہیں بلکہ تنقیدی، تخلیقی اور تجزیاتی سوچ کی صلاحیتوں کو پرکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ واقعی مستقبل کے لیے ایک اچھا اشارہ ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے اور ایک سوال بھی پیدا کرتا ہے کہ کیا یہ تبدیلی جو امتحان کی سطح پر لائی جا رہی ہے واقعی آندھرا پردیش کے اسکولوں میں پڑھانے کے انداز کو بھی متاثر کرے گی، اور وہ ہزاروں لاکھوں امیدوار جو اس امتحان کی تیاری کریں گے وہ خود کو صرف معلومات جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان اعلیٰ سطحی سوچ کی مہارتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر شاید مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہے اور موقع بھی۔ تو اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔ بہت شکریہ۔